इंग्लैंड की टीम भारत पहुंच चुकी है और ऑब्वियस सी बात है, जब ये इंग्लैंड की टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत आती हैं, तब भारत आते ही इन लोगों का रोना गोना शुरू हो जाता है और वही चीज इस समय इंग्लैंड के साथ भी हो रही है। इंग्लैंड की टीम ने कल मैच शुरू होने वाला है और मैच से ठीक एक दिन पहले अपनी 11 लोगों की टीम भी अनाउंस कर दी है। कई सारे सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं जो इस टीम में निकलकर सामने आए हैं। इसी के साथ साथ विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी रजत पाटीदार का नाम अनाउंस कर दिया गया है। सरफराज खान को लेकर एक बार फिर से नाइंसाफी की बातें तेज हो गई हैं। इन सबके बीच में शोएब बशीर, जो कि एक और युवा खिलाड़ी है, इंग्लैंड टीम का एक स्पिनर है, उसको वीजा नहीं दिया गया है भारत की अथॉरिटी की तरफ से। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग रजत पाटीदार से। विराट कोहली ने जैसे ही इस बात का अनाउंसमेंट किया कि भैया वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में पहले 2 मैचों का हिस्सा नहीं रहेंगे, तब एक बड़ा तबका उनसे नाराज हो गया था। लेकिन फिर बीसीसीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि कुछ पर्सनल रीजंस है जो कि अनअवॉइडेबल है और ऐसे में हमें विराट कोहली की निजता का पूरा सम्मान करना चाहिए। और उसके बाद मीडिया ने भी विराट कोहली को लेकर किसी प्रकार की तीखा टिप्पणी करी नहीं। लेकिन विराट कोहली के बाहर जाते ही उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन उनकी जगह लेगा, इस बारे में सवाल खड़े हो गए। सरफराज खान का नाम निकलकर सामने आया, चेतेश्वर पुजारा का नाम निकलकर सामने आया, रजत पाटीदार का नाम आया, अभिमन्यु का नाम आया। ऐसे में सबसे ज्यादा अटकलें लग रही थी कि सरफराज खान, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, उसको मौका जरूर मिलेगा। सरफराज खान को अभी से कुछ समय पहले फिटनेस के ऊपर भी काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो सरफराज खान ने लगातार लगातार अच्छा खेला है। ऐसे में एक ऐसे खिलाड़ी को लगातार इग्नोर करना जो कि इतने लंबे समय से अच्छा खेल रहा हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे माना जा रहा था कि सरफराज खान को ही टीम में लिया जाएगा, लेकिन देखिए यही कुछ बातें हैं जो बीसीसीआई की समझ में नहीं आती। सरफराज खान को एक बार फिर से इग्नोर किया गया, रजत पाटीदार को चुना गया है। और ऐसा नहीं कि रजत पाटीदार किसी भी मायने में खराब खिलाड़ी है। रजत पाटीदार डोमेस्टिक सीजन में एक लंबे समय से इंजरी के कारण बाहर थे, लेकिन अभी वो जैसे ही वापस आए हैं उनकी टीम में जगह बन चुकी है। रजत पाटीदार, अगर हम लोग आईपीएल की बात करें तो आई थिंक बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं और डोमेस्टिक सर्किट में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। एक लंबे समय से काफी अच्छा खेल भी वो दिखा रहे हैं। आगे बढ़े और बात करें शोएब बशीर की, तो शोएब बशीर एक स्पिनर के तौर पर इंग्लैंड टीम में शामिल हुए थे। इंग्लैंड की टीम जो कि काफी लंबे समय से अभी यूएई में रहकर प्रैक्टिस कर रही थी, वहीं से उनको भारत आना था, लेकिन भारत आने के लिए उनको वहां से वीजा मिल नहीं पाया। ऐसे में शोएब बशीर अब वापस इंग्लैंड लौट गए हैं और वहां पर भारतीय एम्बेसी के साथ में जो भी कुछ चीजों को सॉल्व करना होगा उसके ऊपर बात करके वो वीजा के लिए फिर से अप्लाई करेंगे। अच्छा, और ये पहली बार नहीं जब भारत आने के लिए किसी खिलाड़ी को वीजा को लेकर परेशानी हुई हो, खासतौर पर जबकि उसकी जड़ें पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा के साथ भी कुछ समय पहले हुआ था। लेकिन शोएब बशीर के साथ में जो ये चीज हुई है उसके ऊपर बेन स्टोक्स का गुस्सा फट पड़ा है। बेन स्टोक्स ने साफ तौर पर कहा कि भैया ये जो चीज हुई है साफ तौर पर गलत हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो भी एक ऐसे यंग खिलाड़ी के साथ। बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई हमारी टीम का वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हमारे कंपोजिशन में था, हमारे टीम के लाइनअप में था, और फिर उसके साथ ऐसी घटना हो गई। और जब इंग्लैंड की टीम का अनाउंसमेंट हुआ दोपहर में, तब ये बात निकलकर सामने आ भी गई और क्लियर भी हो गई कि आखिर क्यों बेन स्टोक्स को इतना बुरा लगा था इस पूरे प्रकरण के बाद में। दरअसल इंग्लैंड की टीम ने जो अनाउंसमेंट हुआ है पहले टेस्ट मैच को लेकर, उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर सबसे बड़ा ये निकलकर सामने आया है कि कुल मिलाकर 3 स्पिनर्स खेलने वाले। जी हाँ, 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खेलेंगे इंग्लैंड की तरफ से और पेस बॉलर के नाम पर मात्र एक पेस बॉलर होने वाला है, वो भी है मार्क वुड। दूसरे पेस बॉलर की बात करें तो वो खुद कप्तान ऑलराउंडर बेन स्टोक्स होने वाले हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं वो आईपीएल तो पूरा खेलते हैं, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी की बारी आती है तब वो अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो बेन स्टोक्स हैं वो आईपीएल में इंजर्ड हुए हैं और टीम के लिए खेल रहे हैं। मतलब मुझको पिछला आईपीएल ही याद आता है जिसमें कि बेन स्टोक्स को एक भारी भरकम कीमत में सीएसके ने अपनी टीम में शामिल किया था, और उनको शामिल करने के पीछे की मंशा यही थी कि एक तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, दूसरा कप्तान मटेरियल है। तो सीएसके की 2 से 3 समस्याएं एक ही खिलाड़ी से सॉर्ट आउट हो रही थी। लेकिन बेन स्टोक्स ने आईपीएल में सीएसके की तरफ से बमुश्किल 2-3 मैच खेले और उसमें भी कोई बॉलिंग इतनी खास करी नहीं, और बैटिंग तो ऐसा लग रहा था कि बस चलो ठीक है, खेलने आ गए तो कर लेते हैं। अब लेकिन जब बारी इंग्लैंड की आ रही है, वो भी टेस्ट मैचेस की आ रही है, तो भाई साहब भरपूर बॉलिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि बॉलर के तौर पर तो दूसरे बॉलर वही रहने वाले हैं और बैटिंग तो वो करेंगे ही। तो यहां पर आपको एक चीज देखनी चाहिए कि कमिटमेंट प्लेयर का कितना ज्यादा जरूरी होता है, और यही वो कमिटमेंट है जो कि हम लोग लगातार इंडियन प्लेयर्स में भी ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही देखने के लिए मिलता है।
चलिए अब बात करते हैं भैया कि इंग्लैंड की टीम के बारे में, कि इंग्लैंड ने आखिर क्या टीम चुनी है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से। तो सबसे पहले ऊपर की अगर हम बात करें तो जैक क्रॉली, बेन डकेट और ओली पोप टॉप के 3 प्लेयर रहने वाले हैं। ओली पोप को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैक क्रॉली को भी हम लोग काफी अच्छे से देख चुके हैं, दोनों बढ़िया खिलाड़ी हैं। जो रूट चौथे नंबर पर आएंगे, जो रूट एक बढ़िया खिलाड़ी है। और देखिए एक खिलाड़ी के तौर पर जो रूट पिछले कुछ समय में शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, लेकिन भारत में आकर रन बनाने की जब बारी आती है तब जो रूट काफी हद तक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आता है। आगे बढ़े तो जोनी बेरिस्टो को यहां पर एज अ विकेट कीपर नहीं खिलाया गया है, और जॉनी बेरिस्टो को काफी हद तक मैं कहूंगा एक एंड मूवमेंट सिलेक्शन भी मैं कहूंगा। वहीं जॉनी बेरिस्टो से हम आगे बढ़े तो फिर बेन स्टोक्स की बारी आती, जो कि एज अ बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलने वाले और कप्तान तो है ही। बेन फोक्स को यहां पर एज अ विकेट कीपर शामिल किया गया है। यहां पर फिर रेहान अहमद एक स्पिनर है, टॉम हार्टली एक स्पिनर है और जैक लीच एक स्पिनर है, और मार्क वुड को एज अ पेस बॉलर खिलाया गया है। यहां पर हम रेहान अहमद की बात करें तो रेहान अहमद एक रिस्ट स्पिनर है, लेग ब्रेक फेंकते हैं। जैक लीच पहले भी भारत आ चुके हैं और काफी अच्छा खेल कर गए थे और बढ़िया प्रदर्शन किया था, और काफी हल्ला भी हुआ था जैक लीच के यहां से जाने के बाद में। टॉम हार्टली भी यहां पर एक बढ़िया सिलेक्शन है। टॉम हार्टली के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो डेब्यू करने वाले हैं, और टॉम हार्टली के बारे में बोला जाता है कि वो अक्षर पटेल टाइप के बॉलर है, मतलब कि हर बॉल को टर्न कराने के ऊपर ये फोकस नहीं करते हैं। इनकी बॉल बहुत ही मिनिमम टर्न होती है और ये बैट्समैन को सेटअप करने के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, मतलब कि उस बॉलर के ऊपर, उस बॉल के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है जो बॉल टर्न नहीं होने वाली है। तो यहां पर रेहान अहमद, टॉम हार्टली और जैक लीच ये 3 स्पिनर्स खेलने वाले हैं। बॉलर्स की बात करें तो बेन स्टोक्स और जैक लीच यहां पर बेन स्टोक्स और मार्क वुड यहां पर पेस बॉलर के तौर पर खेलेंगे। वहीं पर जो रूट भी थोड़ा बहुत कंधा घुमा लेते हैं, पर वो भी एक स्पिनर है। तो इंग्लैंड की जो ये टीम निकल कर सामने आई है उसमें एक चीज प्राइम फोकस में दिखाई दे रही है कि यहां पर स्पिनर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। इंडिया की टीम अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन जिस तरह के पिच के बारे में बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि पिच काफी लो एंड स्लो रहने वाली है, तो ऐसे में स्पिनर एक बहुत ही मजबूत फैक्टर बन के निकलेगा। और अगर पिच वाकई में लो एंड स्लो रह रही है तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो फायदे में रहेगी, ये भी एक बात तय है, क्योंकि जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी उसको 4th इनिंग में बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अगर पिच स्पिनिंग फ्रेंडली है शुरुआत से ही, जैसे मोहम्मद सिराज का भी एक बयान निकलकर सामने आया था कि मैच 1.5-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हालांकि वो बयान उसने इसलिए दिया था कि इंग्लैंड बेसबॉल अगर बैटिंग करेगी तो, लेकिन यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि अगर इतना स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक यहां पर बनाया गया है तो फिर शायद दिक्कतें दोनों टीमों के लिए हो सकती हैं। आपको याद हो कि इंग्लैंड ने जो सीरीज 2-1 से भारत में जीती थी, उस सीरीज में भी पासा उल्टा इसीलिए पड़ा था क्योंकि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही ओवर स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक्स बनाए थे और उन ट्रैक्स के ऊपर इंडियन बैट्समैन ही स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। वो एक चीज भी आ सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी पहले यहां पर जब भारत आई है तब वो लोग भी कुछ ऐसा ही कर चुके हैं। मतलब एक साइड खेली थी ऑस्ट्रेलिया की जिसमें कि नादन लियोन ने बॉलिंग संभाली थी और उनके साथ में टॉड मर्फी और स्कॉट कोहनमैन ने बॉलिंग करी थी। मतलब ये 3 स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेले थे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी भी विदेशी टीमों ने किया नहीं है, बिल्कुल किया है, लेकिन ऐसा इंग्लैंड की तरफ से शायद पहली बार ही देखने के लिए मिल रहा है जब 3 स्पिनर्स यहां पर एक साथ खेलेंगे। तो ये एक बढ़िया कॉन्टेस्ट होने वाला है। इंडिया की अभी तक लाइनअप के बारे में कुछ खबर आई नहीं, हो सकता है इंडिया का लाइनअप कल ही निकल कर आए, लेकिन एक बात तय है कि बढ़िया क्रिकेट देखने के लिए मिलने वाला है। और विराट कोहली की एब्सेंस में कौन खिलाड़ी हाथ ऊपर करके कहेगा कि हाँ भैया मैं संभालता हूं, ये भी एक देखना बहुत जरूरी बात होगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे अहम बात, एक चीज तो बताना है भूल ही गया, जिमी एंडरसन के लिए यहां पर कोई जगह नहीं बन पाई है। मतलब लेजेंड बॉलर, प्राइम बॉलर कहने वाले जिमी एंडरसन के लिए यहां पर कोई जगह नहीं बनी है। और एक बड़ा कारण इसका यही मुझको समझ में आ रहा है कि सिर्फ 2 पेस बॉलर हैं, एक ही प्राइम पेस बॉलर है, बल्कि मैं कहूं मार्क वुड के तौर पर। अगर यहां पर जिमी एंडरसन को इंक्लूड किया जाता तो वहां पर इनको हैवी बॉलिंग करनी पड़ती, और हैवी बॉलिंग के कारण ही कहीं ना कहीं एक टोल आता है बॉडी के ऊपर, और उसी को यहां पर इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए जिमी एंडरसन के लिए यहां पर जगह बनी नहीं, और टॉम हार्टली को यहां पर डेब्यू कराया जा रहा है, जो कि एक बढ़िया फिंगर स्पिनर है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा रेहान अहमद जो कि बढ़िया बॉलर है, उनके बारे में हमने बात करी, और बशीर साहब तो घर लौट ही गए। अब देखना पड़ेगा ये मैच कैसा क्या निकल कर आता है। कल से मैच शुरू होने वाला है और मुझ जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो भैया ये ट्रीट टू वॉच होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।